समेटे है जो खुद में, उसे कहते हैं हिंदुस्तान। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं FN इंडिया 18। मैं हूं आपका होस्ट वासिल खान अलिफ। आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। पंचायती राज व्यवस्था हिंदुस्तान में काफ़ी पहले से लागू है, लेकिन 14 अप्रैल 1993 को एक विधायक लाया जाता है सरकार के द्वारा, और पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन ला करके एक नए रूप में शुरू की जाती है। पंचायती राज व्यवस्था है क्या, उसके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी मज़ाहिर हसन राणा जी। ये किसान उत्थान मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर इन्होंने बहुत अधिक काम किया है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं श्री बलबीर सिंह तोमर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ग्रामीण स्तर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। 1993 में विधायक आया था। 1995 के अंदर उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव हुए, पंचायती चुनाव, और 1996 में इन्होंने यूपी के अंदर कई जगह पर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक की एक चर्चित हस्ती श्री लोकेश सलारपुरी जी। श्री लोकेश सलारपुरी जी स्थानीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। फेसबुक को एक अलग आयाम देने का काम इन्होंने किया है। अब पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले श्री बलबीर सिंह तोमर जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलाए हैं और उनको बहुत अच्छे से इसके बारे में नॉलेज है। धन्यवाद बलबीर जी। देखिए, ये जो भारत में पंचायत राज व्यवस्था है जो आज हम देखते हैं, तो ये दो विचारों की प्रतीक है जो आज़ादी से पहले ही हमारे दो बड़े लोगों ने वो विचारधारा दी थी। पहली है गांधी जी का ग्राम स्वराज, और दूसरा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का चौखंबा राज। तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है, तो जो लोकतंत्र की जो मूल एक चीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, यानी सतत विकास और जन कल्याण, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उनकी परिकल्पना थी कि गांव में सहभागिता के आधार पर एक माहौल बनेगा और पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर एक आत्मनिर्भर गांव वो विकसित होंगे। लेकिन आज हम जब पंचायतों को देखते हैं तो वो सहभागिता कहीं दिखाई नहीं देती, और जो स्थानीय स्तर पर जो सतत विकास और जन कल्याण का जो एक परिकल्पना थी, वो कहीं पूरी होती दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये कि उन दोनों हमारे बुजुर्गों के जो विचारधारा थी, तो उसका शरीर शायद मौजूद है, लेकिन आत्मा वो उसमें प्रविष्ट नहीं हो पाई जिस रूप में उन्होंने प्रार्थना की थी। डॉक्टर लोहिया जी का जो चौखंबा राज था, तो वो एक प्रकार का सत्ता का विकेंद्रीकरण का उनका एक सुझाव था, विचार था कि केंद्र, राज्य, जिला और गांव, तो चार जगह जो है वो चीज़ों का बंटवारा होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, और आम आदमी की सत्ता के साथ जुड़ाव, उसकी पहुंच बहुत आसान होगी। तो वो भी जो सपना था, उसके वो अनुकूल आज की पंचायतें नहीं लगती। धन्यवाद बलबीर जी। मेरा अगला प्रश्न है चौधरी मज़ाहिर हसन राणा जी से। राणा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर यदि हम बात करें तो हरियाणा के मुकाबले उत्तर प्रदेश का जो जनजीवन है ग्रामीण स्तर पर, वो बहुत पिछड़ा नज़र आता है। जबकि हरियाणा हमारे पास से लगा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है, हमारे से लगभग 15 किलोमीटर दूर सिर्फ हरियाणा है। लेकिन उनके जीवन स्तर में ग्रामीण रूप से अगर देखा जाए, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो
चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो या मूलभूत सुविधाएं, चाहे मीठा पानी हो या प्राथमिक चिकित्सा हो, उनका मूलभूत सुविधाएं उनको ज़्यादा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों रहा? धन्यवाद वासिल भाई। पहले तो आपने एक ऐसा सतत प्रयास किया और ऐसी एक जड़ से लेकर के उठाने की बात की पंचायती राज की। मैं 2 सेकंड में पहले तो आपसे कहना चाहता हूँ, पंचायती राज महात्मा गांधी जी का स्वराज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का चौखंबा राज, जो अभी भाई बलबीर सिंह जी ने जिक्र किया, इससे पहले भी जो सरकार थी जिनका राज था, पंचायती राज की अवधारणा तब से ही शुरू हो गई थी। और पंचायती राज के स्वरूप कई रहे हैं। पंचायती राज में कौन आदमी किसके सहयोग से, किन की राय से पंचायतों में तय किया जाएगा, इसके भिन्न भिन्न स्वरूप रहे हैं हमारे भारत में। एक स्वरूप था जो भारत की आज़ादी से पहले था। भारत की आज़ादी से पहले भी गांव पंचायत में मुखिया के नाम से चुना जाता था, वोट कास्ट करते थे लोग, लेकिन वो लोग वही वोट कास्ट करते थे, उनकी एक शर्त थी, जो काश्तकार होते थे उस वक्त पे या इनकम टैक्स पे ही थे। आम आदमी को वोट देने का या किसी मुखिया को चुनने का अधिकार नहीं था। आज़ादी के बाद बहुत सी समितियां बनी, सुझाव आए, लेकिन आज़ादी के बाद भी 2 चुनाव ऐसे रहे हैं जो लोगों के द्वारा प्रधान चुनने का काम हुआ, सरपंच चुनने का काम हुआ, और उन सरपंच को चुनने के लिए भी गुप्त मतदान प्रणाली नहीं थी, बल्कि सभी लोग जो बालिग लोग होते थे वो इकट्ठा होते थे और गांव प्रधान को मुखिया की जगह पर प्रधानी का नाम देकर के उसको चुनने का काम करते थे। सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता एक स्वतंत्रता सेनानी हुए, बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके नेतृत्व में एक समिति बनी और उनके नेतृत्व में समिति बनी, उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, उसी तरीके से ग्राम पंचायतों के भी चुनाव वोट के आधार पर गुप्त मतदान से होने चाहिए। और 1957 के बाद जो चुनाव हुआ वो गुप्त मतदान प्रणाली ग्राम पंचायतों के अंदर लागू होगी। उसके बाद एक दूसरी कमेटी बनी अशोक मेहता के नाम से, जो 1977 में बनी, और 1977 की जो रिपोर्ट आई है, नई सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार थी, उसके अंदर आया कि गांव के अंदर जो 18 साल का बालिग होगा वो पंचायतों में चुनाव में वोट देने का अधिकारी होगा और गांव को सशक्त बनाया जाए, गांव को मजबूत बनाया जाए, जिससे गांव की व्यवस्था भी लोकसभा और विधानसभाओं की तरह चल सके। इसी तरीके से तीसरी एक कमेटी और बनी सन 1985 में, एक कमेटी बनी 1986 में, 1985 कमेटी बनी जीवी के राव के उसमें, और 1986 के अंदर जो कमेटी बनी वो LN सिंधवी के नेतृत्व में बनी। उनमें भी एक नया सुझाव आने का काम, लेकिन मूल रूप से ग्राम पंचायत को जो ताकत मिलने का काम हुआ, मूल रूप से ग्राम पंचायत को ताकत मिलने का काम हुआ 1993 के अंदर। 1993 के अंदर 14 अप्रैल को जो एक संशोधन हुआ और उस संशोधन के अंदर एक ताकत मिली, और जो सीटों का जिस तरीके का रिजर्वेशन का मामला आया उनके अंदर संशोधन हुआ है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, जनरल के लिए भी, बैकवर्ड के लिए भी। तो सही मानों में तो अगर माना जाए भारत के अंदर ग्राम पंचायत राज की शुरुआत 73वें संशोधन से ही मानी जानी चाहिए, 1993 से मानी जानी चाहिए। जहां तक आपके मूल प्रश्न का सवाल है, हमारी 73वें संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता, इसका एक उद्देश्य था कि देश के अंदर तकरीबन 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान करके
उनको ताकतवर बनाया जा सके, और उनको ऐसा ताकतवर बनाया जा सके कि जिससे जो छोटे छोटे झगड़े हैं, छोटे छोटे फसाद हैं आपसी, जिनकी वजह से अदालतों में बोझ बनता है, वो ग्राम पंचायत न्यायालय गठित किए जाएं, और ग्राम पंचायत न्यायालयों को गठित करने के बाद उनको उसका निपटारा किया जाए। लेकिन संशोधन होते रहे, विकास भी होते रहे, लेकिन इनके ऊपर एक चीज सबसे बड़ी हावी रही है, जो प्रशासनिक ताकत है, वो प्रशासनिक ताकत जो है वो प्रधानों के ऊपर हावी रही है। ग्राम न्यायालय का स्वरूप बनने ही नहीं दिया। ग्राम पंचायत के अंदर जो चीजें विकास की आती हैं उसमें कई चरणों का मामला है, और उन कई चरणों में भ्रष्टाचार है। सही बात तो एक बार देश के एक युवा प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो विकास का पैसा निकल करके चलता है, वो विकास का पैसा विकास तक जब तक वो धरती पर आता है विकास, तो वो 40% ही लग पाता है। 60% इस मुद्दे पर भी आए हैं, बिल्कुल अभी इसी मुद्दे पर बात करेंगे जी। साथ में और भी। अब आपने कि मैं आपके मूल सवाल पर आ रहा हूं। जो पंचायती राज की बात आपने हरियाणा की और यूपी की तुलना करने का काम किया। हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, छोटा प्रदेश, छोटी इकाई होने के नाते उसमें पारदर्शिता ज्यादा है। वहां उन सारी चीजों को जल्दी पकड़ सकते हैं, खामियों को जल्दी पकड़ सकते हैं, इसलिए वहां पंचायती राज मजबूती के साथ लागू हुआ। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, दुनिया के कई मुल्कों से भी बड़ा है। यहाँ के सीएम को प्रधानों के नाम तो बहुत दूर की बात है, जिला अधिकारियों के नाम भी नहीं, अगर उसको बताया जाए, कहा जाए, बगैर लिखे वो जिला अधिकारियों के नाम भी नहीं बता पाएगा। इसलिए वो पारदर्शिता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। यही वजह है और यही के एकमात्र कारण है कि हरियाणा का पंचायती राज ज़्यादा मजबूत है और यूपी का पंचायती राज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ करके कमज़ोर है। धन्यवाद राणा जी। मेरा अगला प्रश्न है श्री लोकेश सलारपुरी जी से। आप गांव से ही आते हैं, सलारपुर आपका गांव है, आप उसको साथ में नाम के साथ जोड़ते हैं लोकेश सलारपुरी। गांव में आज भी लगभग 25 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, 27 वर्ष हो चुके हैं 73वें संविधान संशोधन को आए हुए। मूलभूत समस्याएं जो कि तू हैं, कुछ सुधार हुआ है, क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो आप देखते हैं अपने ग्राम में? बादशाह जी धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ों पर तो भाई बड़े भाई मजाहिर जी ने भी बताया ही है, करप्शन और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी अच्छी जानकारी मिल रही थी। मेरा जो मूल प्रश्न था वो बहुत बाद में आया, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए वो जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जानकारी आमतौर पर हमें ना तो सुनने के लिए मिलती है, ना पढ़ने के लिए मिलती है, और ना ही कोई हमें बताना चाहता है। जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, इसीलिए मैंने नहीं टोका। अब मैं आपकी बात बताऊँ, पूरे ही राजनीतिक सिस्टम, पूरी डेमोक्रेसी में, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र समिति हो या ग्राम पंचायत हो, एक मूल समस्या है जिसकी तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं पा रहा है। वो क्या कि जवाबदेही तय नहीं है। जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, प्रधान हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उनकी जवाबदेही तय है। क्यों तय है कि 5 साल बाद जनता उन्हें बाहर कर सकती है, लेकिन इनके साथ जो प्रशासनिक अमला है उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं है। अगर उसकी जवाबदेही भी तय कर दी जाए तो भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक नियंत्रण आप कर सकते हैं। जैसे हमारे जितने भी ग्राम सचिव हैं, ग्राम प्रधान, एक सचिव के पास 3-4 गांव होते हैं और वो 3-4 प्रधानों के साथ डील करता है। आप किसी सचिव को देख लो, आप ब्लॉक में जाइए, जितने सचिव हैं सबके पास आपको लंबी गाड़ी मिलेगी, सबकी सहारनपुर में कोठी मिलेगी। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, सीधा आरोप है, क्योंकि उनकी जवाबदेही तय नहीं है। आप उन्हें कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। आपने कितने सचिव को देखा है करप्शन में जेल जाते हुए, बताइए? जबकि प्रधान के साथ आपकी स्थिति है कि आप अगली बार से चुनाव से हटा देंगे। 5 साल उसका फिक्स है टर्म, 5 साल के बाद अगर वो काम नहीं करता वो उसे हटा सकते हैं, लेकिन सचिव को हटा सकते हैं क्या? नहीं। एडीओ पंचायत को हटा सकते हैं क्या? नहीं। मैं आपको अपने गंगोह ब्लॉक की बात बताऊं, यहाँ एक एडीओ पंचायत भी हैं, ग्राम सचिव भी हैं, सारे के सारे पैसे वाले हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो एडीओ पंचायत बन ही नहीं सकते थे, उन्हें बनना चाहिए नहीं था नियमित, लेकिन वो है। अच्छा, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो
आधिकारिक रूप से या एक सिस्टम के हिसाब से नहीं बन सकते थे, लेकिन वो है तो ऐसा एक चरण पे नहीं हुआ, ऐसा शुरू इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कैसे, कौन करेगा कार्रवाई? जवाबदेही तय नहीं है उनकी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स है ही नहीं। जबकि प्रशासनिक अमले की केंद्र से लेकर नीचे तक, आईएएस अफसर से लेकर और सचिव लेवल तक हर जगह इनकी, जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करोगे तब तक आप कंप्लीट लोकतंत्र की बात कर ही नहीं सकते। ट्रांसपेरेंसी की बात करें। यस, उसके बगैर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। आप करप्शन बंद कर ही नहीं सकते। कोई सिस्टम हो, डेमोक्रेसी हो, तानाशाही हो, कुछ भी हो, जब तक ये सब नहीं होगा तो आप करप्शन। मूलभूत समस्याओं पर आते हैं, इस मुद्दे पर भी बात जोड़ना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा कि भाई मुजाहिर जी ने जो पंचायत सिस्टम का जो एक है ना कर्मिक विकास है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से मतलब बताया, वो अवगत करा। तो मैं उसमें एक चीज़ मतलब जोड़ना चाहता हूँ कि पंचायतें इस 73वें संशोधन से पहले क्यों कमज़ोर थी। कारण था कि हिंदुस्तान में ग्रामीण विकास जो है वो एजेंडे की प्राथमिकता में सरकारों की नहीं था, और ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वतंत्र गठन पहली बार चौधरी चरण सिंह जी की मतलब पहल पर 1978 में जनता पार्टी सरकार के ज़माने में हुआ। नहीं तो ये ग्रामीण विकास और पंचायत वाला जो है ये मंत्रालय कृषि मंत्रालय का एक छोटा सा पार्ट होता था। एक तो ये तब सही। दूसरा, पंचायती राज के को इसको मतलब गांव को, ग्राम पंचायतों को बहुत ही मजबूती देने के लिए जो स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रयासों से जो ये नया संशोधन बिल आया था, तो बाद में इसकी समीक्षा और कुछ चीज़ों को देखने के लिए कोई व्यवस्था, कोई पहल नहीं हो पाई। जैसा अभी कहा भाई मुजाहिर जी ने ग्राम न्यायालय की बात, तो मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जब वो पीएम थे तो एक समिति बनी थी पद्मश्री डॉक्टर अवधेश कौशल जी की अगुवाई में। उन्होंने ये ग्राम न्यायालय का एक बहुत बेहतरीन खाका प्रस्तुत किया, लेकिन वो रिपोर्ट कहीं धूल फांक रही है। अगर उसको शायद लागू, क्योंकि उसका मैंने कुछ हिस्सा उसका देखा है, उसको अगर लागू किया गया होता तो हमारे न्यायालयों पर बहुत बड़ा बोझ कम होता और लोगों को आपस में मामले सुलझाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। कुछ याद हो तो आप प्रकाश डाल नहीं, वो उसमें 2-3 चीज़ें थी, जैसे कि उसके लिए एक जज होगा, बाकी जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता उसके सहयोगी रूप में होंगे, उनके लिए अलग से एक कैडर होगा प्रदेश स्तर पे, उसमें जो ला के हुए लोग हैं उनकी भर्ती होगी। अच्छा, इंटरनल सिस्टम एक पूरा का पूरा सिस्टम वो एक पूरी उन्होंने परिकल्पना अवधेश कौशल जी ने वो की जो समिति ने पूरा दिया है वो। ये तो यार, दूसरा मैं लोकेश जी ने जो अभी बात कही है, तो मैं इसको एक संक्षेप में सार रूप में अगर कहना चाहूँ कि जब पंचायतों को मजबूती देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पंचायतें कार्यदायी संस्था में परिवर्तित हो गई। जैसे सरकारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, ये वित्त का निर्माण निगम है, ये उस तरह की एक संस्था बन गई। सरकार से एक पैसा आना है, वो अलग अलग मद हैं, वित्त आयोग का पैसा आना है, कहाँ खर्च होना है उसको खर्च करना है। लेकिन आगे चल कर के आज जो स्थिति है वो ये हो गई है कि पंचायतें एक किस्म की ठेकेदारी फर्म बन गई हैं, जिसमें 2 पार्टनर हैं, एक सेक्रेटरी और दूसरा प्रधान। आज स्थिति ये हो गई है। अगर आप गांव का सर्वे करें तो ये बड़ी दुखद स्थिति है कि आम आदमी नहीं, जो ग्राम पंचायत के चुने हुए मेंबर्स हैं, शायद उनमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने पंचायत सचिव को शकल से ना जानते हैं, उसका नाम भी ना जानते हैं। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी, जो लोहिया का सपना था, वो नीचे की डेमोक्रेसी, अगर आप जाएं तो अब ग्राम सभा की खुली बैठकें जिनमें लोग बड़े उत्साह से जाते थे, कहीं नहीं होती हैं। ग्राम पंचायत की जो होती सारी वो फॉर्मेलिटी रह गई है, वो औपचारिकता है, इसलिए सचिव को जानता नहीं है। सचिव गांव में कभी बैठते नहीं हैं, वो ब्लॉक मुख्यालय पे है, उनको किसी बड़े अफसर की तरह, आम आदमी को अपने काम के लिए बड़े अफसर की तरह उनको ढूंढना पड़ता है। वो है कहाँ, करनी पड़ती है उनकी। विडम्बना है लोकतंत्र। तो ये बड़ी विडम्बना है कि ये वो सपना लोहिया का पूरा नहीं हो पाया, चौखंबा राज का नहीं हो पाया। धन्यवाद। योगेश जी, मेरा प्रश्न वही है,
सीधे सीधे प्रश्न पर आते हैं, मूलभूत समस्याएं क्या क्या देखते हैं? मूलभूत समस्याएं सारी भ्रष्टाचार से ही रिलेटेड हैं। देखिए, पैसा बहुत आता है, लेकिन क्या है कि वो बाउंडेड फंड होता है। जैसे एक गांव में अगर ज़रूरत तो आपको नालियों के काम की है, लेकिन पैसा आपके आएगा सफाई किसी और काम के लिए, आप उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकते। तालाब खुदाई के लिए पैसा तालाब के गांव में ज़रूरत है या नहीं है, वो पैसा आप तालाब खुदाई में लगाएंगे। जाहिर सी बात है, सिस्टम इतना बढ़िया है हमारा कि वो पैसा वापस तो जाएगा नहीं, वो पैसा कहने कि खपा जाएगा, वहीं एडजस्ट कर ले जाएगा। इस संबंध में केजरीवाल जी लेकर आए थे ग्राम स्वराज, उनका ग्राम स्वराज उनका था एक सपना, हालांकि गांधी जी का सपना था मूल रूप से। पैसा अगर गांव में आए तो गांव के लोग तय करेंगे पैसा कहाँ लगना है, लेकिन ये संभव नहीं है फिलहाल। अब वो पैसा जब कहीं इधर उधर लगेगा तो जाहिर सी बात गांव में जितनी कमी है वो तो बरकरार रहेंगी। क्योंकि सच ये है कि कुल जितना पैसा गांव में आता है उसका 30% भी गांव के विकास में लगता ही नहीं है। आप चाहते हैं कि जो बजट आए, गांव के लोग, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, चाहे वो या गांव के जो लोग हैं, वो लोग उस चीज को तय करें कि हमारे गांव में इन चीजों की कमियां हैं, यहाँ ये पैसा लगना चाहिए, और उस पैसे की ट्रांसपेरेंसी हो और उसकी जवाबदेही सचिव द्वारा और प्रधान द्वारा तय। मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, ये जो ना विधायक निधि या आपका सांसद निधि, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। अगर एक ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में जितना पैसा लगना वो ग्राम पंचायत के जरिए लगना चाहिए। स्वशासन की तरफ आ रहे हैं अब। जो स्वशासन है तो सिर्फ उसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो, राइट, वो एक स्थानीय स्वशासन ही हो। अब आपका क्षेत्र पंचायत आता है, वो गांव से बाहर निकल के वहां जाए, जिला पंचायत उससे जहां उसका एरिया वहां जाए। ये मुझे ये सिस्टम अच्छा लगता है कि हैंडपंप कौन के विधायक जी ने 4 हैंडपंप दे दिए, तो ग्राम पंचायत क्या कर रही थी भाई? प्रधान के क्या काम है? वो समस्या है पानी की, तो उसका जो निदान होना चाहिए, उसका निदान भी ग्राम पंचायत के द्वारा ही। एक पानी नहीं, ग्राम के उस बाउंड्री के अंदर की जितनी समस्याएं हैं वो सारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत होनी चाहिए। सारा फंड बाउंडेड ना होकर टोटल फंड वहां जाना चाहिए। उसकी बढ़िया अकाउंटिंग होनी चाहिए, उसकी बढ़िया ऑडिटिंग होनी चाहिए, बड़ी ईमानदारी से लगना चाहिए। मेरा कहना ये है। जी, राणा जी से मेरा अगला प्रश्न है। राणा जी, एक ग्राम प्रधान क्या अधिकार रखता है गांव के अंदर? क्या उसके पास पावर्स होती हैं और कहां कहां कमियां रह जाती हैं कि वो विकास नहीं करा पाता? धन्यवाद आसिल भाई, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है। अगर पंचायती राज 73 संशोधन की तरफ देखा जाए तो ग्राम प्रधान को पावर बहुत है, और अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ग्राम प्रधान के पास पावर कुछ नहीं है। सारी पावर जितनी भी है वो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है। जैसे कि फंड कहाँ खर्च होगा, कहाँ नहीं खर्च होगा, कितना खर्च होगा, कितना बनेगा, प्रधान केवल काम का ब्यौरा बना करके भेज देते हैं, दे देते हैं। ठीक, एक खाका बना करके वो प्रधान द्वारा दे दिया जाता है। उसके ऊपर खर्च होने वाले फंड का जो भी एस्टीमेट है, जो बन करके आएगा, वो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है। चाहे जिला पंचायत राज अधिकारी हो, सीडीओ हो, बीडीओ हो या सचिव हो, प्रधान को तो ये बता दिया जाएगा कि आपका फला काम मंजूर हो गया, और फला काम का मंजूर होने के बाद जो है ना, आपका ये पैसा इतना आपके फंड में आ गया है। ये कैसे लगाना है, आपको कैसे करना है, ये प्रधान को गाइडलाइन दी जाती है। और जब गाइडलाइन दी जाएगी तो वो प्रधान जो उस गाइडलाइन की रूपरेखा तैयार करके उस काम को कराएगा, तो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाता है। वो काम उतनी मजबूती के साथ नहीं हो पाता जितनी मजबूती के साथ वो काम होना चाहिए। लेकिन जैसे कि मेरा कहना यह है कि अगर वो फंड, जैसे आपने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली बनाने का काम किया, लागू करने का काम किया, लोकेश भाई ने अभी कहा है कि ये जो बीच में फंडिंग आ गया है कि ये लोकसभा का कैंडिडेट या लोकसभा सदस्य जो है वो का फंड होगा, ये विधानसभा का फंड होगा। जो भी विकास काम करना है आपको, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है, जिला है, ब्लॉक है और ग्राम है। ब्लॉक वालों को ब्लॉक से ब्लॉक जोड़ने की और जिले वालों को ब्लॉक से जिला जोड़ने की जो पावर है, वो पावर उसी तरीके से उनको मिलनी चाहिए।
बीच में ये जो फंडिंग हुई है कि लोकसभा का सदस्य का भी कोटा आ गया और विधानसभा का भी आ गया, वो कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, ज़रूरत के लिए लगता है गैर ज़रूरत के लिए लगता है, वो सिर्फ राजनीतिक भेंट चढ़ जाता है। जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वो वहाँ खर्च हो जाता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो खर्च नहीं होता है। प्रधान गांव के अंदर ये देखता है, अगर वो अपने बोर्ड की मीटिंग बुला करके प्रस्ताव पास करेगा और वहाँ पर उस प्रस्ताव को पास करने के बाद गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनमें उस पैसे को खर्च करने का काम करेगा, तभी गांव का विकास होगा। अब तक जितना पैसा मिल चुका है गांव को, मैं समझता हूं कि गांव की इतने पैसे में गांव की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। गांव का कोई गली कूचा, कोई नाली और खंजा, कहीं पर भी कोई समस्या रहनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि गांव एक ऐसी छोटी इकाई है जिसमें विकास के लिए उतने पैसा जितना आ चुका है, अगर इसको सही तरीके से लगा दिया जाता, गांव प्रधान और गांव के बोर्ड की इच्छा के अनुसार लगा दिया जाता, तो गांव के अंदर आपको किसी नाली का पानी बाहर सड़क पर बहता हुआ ना मिलता। ठीक। लेकिन जैसा लोकेश भाई ने अभी इशारा किया, बलबीर भाई ने भी इशारा किया है, सही बात तो यह है कि बोझ भार जितना है वो तो प्रधान के सर पर है। ऑडिट जो होगा वो प्रधान का होगा, पैसे का हिसाब किताब जो लिया जाएगा वो प्रधान से लिया जाएगा, जाकर के विकास का अगर सत्यापन किया जाएगा तो उसमें प्रधान को देखा जाएगा, प्रधान उसमें फंसने का काम होगा। सत्यापन कराने का प्रधान की जिम्मेदारी है कि सीसी आपने कैसी डलवाई कैसी नहीं डलवाई, जब इसका सत्यापन होगा तो किसी जिम्मेदारी प्रधान की होगी। खड़ंजा आपने कैसी ईंटों का लगा नहीं लगा, किस तरीके से लगा, उसकी जवाबदेही प्रधान की होगी। फिर ये जो प्रशासनिक अमला है ये किस मर्ज की दवा है, मतलब फिक्स नहीं है और उनकी जवाबदेही तय नहीं है। मतलब मलाई चाटने के लिए वो मलाई चाटने के लिए, भ्रष्टाचार को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए उनको इसके साथ जोड़ा गया है। सही हकीकत तो ये है। तो मेरा कहना यह है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की एक सपन था आज़ाद भारत के अंदर, वो अभी अधूरा है। उन बुजुर्गों का, उन सीनियर साथियों का, उन समितियों ने जो सुझाव दिए हैं वो जो है वो अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। जब 70 साल में आप उसको पूरा नहीं कर सके, 30 साल में आप उसको पूरा नहीं कर सके, गांव को इतनी बड़ी तो नहीं है। नगर पंचायत है, नगर पंचायत में संशोधन होते रहे, नगर पंचायत में कहाँ पैसा खर्च होगा कहाँ नहीं पैसा खर्च होगा। गांव के अंदर मनरेगा का पैसा आता है, मनरेगा का पैसा आता है, उस मनरेगा से आप केवल मिट्टी डालेंगे जी, कहाँ डालेंगे मिट्टी, कौन सी सड़क पर डालेंगे? जब गली सारी पक्की हो चुकी है मिट्टी कहाँ डालेंगे? तो मिट्टी कहाँ पड़ेगी? फिर गांव से गांव जोड़ने के लिए या आपकी ग्राम पंचायत में जो कच्ची सड़कें हैं खेत और खलियानों पर जाने के लिए, उनमें मिट्टी की औपचारिकता पूरी की जाती है। चलिए खैर सुझाव दीजिए, समझा जी। इस मुद्दे पर। इसलिए हमारा कहना यह है कि पहली बात तो यह है कि जो लोकसभा सदस्य है या विधानसभा सदस्य है, उस लोकसभा और विधानसभा सदस्य को इससे आज़ाद कर देना चाहिए कि उनके पास इससे संबंधित ग्राम के विकास से संबंधित, क्षेत्र के विकास से संबंधित, जिले से विकास के संबंधित वो सुझाव तो अपना पेश करें, लेकिन वो जो इकाई आपने नीचे बनाई है हस्तक्षेप ना करें। उसके अंदर जो नीचे आपने इकाई बनाई है उस इकाई के द्वारा ही वो विकास होना चाहिए। गांव का विकास गांव प्रधान करें, क्षेत्र पंचायत का विकास जो है क्षेत्र पंचायत चेयरमैन करें, जिले का विकास जो है जिला पंचायत चेयरमैन करें, तो तब तो आप पंचायत प्रणाली को सफल मानेंगे। और अगर इसको ये नहीं है, अब जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर भी एक आदमी बिठा दिया, वो आदमी जिला पंचायत की जो प्रोग्राम आते हैं या जो विचार आते हैं उनको माने या ना माने, उनका वीटो प्रो है, उनमें वीटो पावर है। अच्छा, इसी दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है, जो जिलाधिकारी आपने बिठा रखा, जिलाधिकारी को आपने असीमित ताकतें दी हैं। एक चुना हुआ आदमी को वो ताकत नहीं है। जो प्रोटोकॉल उसको मिलना चाहिए, वो प्रोटोकॉल जो ये लोग हैं, जो ट्रांसफर उसके प्रशासन के लोग हैं, उस प्रोटोकॉल को देना ही नहीं चाहते हैं। एमपी का क्या प्रोटोकॉल है, लोकसभा विधानसभा सदस्य का क्या प्रोटोकॉल है, विधान परिषद सदस्य का क्या प्रोटोकॉल है, आपका राज्यसभा सदस्य का क्या प्रोटोकॉल है, आपका जिला पंचायत सदस्य का क्या प्रोटोकॉल है, जिला पंचायत चेयरमैन का सेक्रेटरी
जिलाधिकारी होता है, जी और जिलाधिकारी जिला पंचायत के जिस काम को चाहे रोक देता है, जिस काम को चाहे नहीं रोक करा देता है। करेक्टर लिखता है कायदे में जिला पंचायत अध्यक्ष, ये नियम बिल्कुल। नियम तो पंचायती राज के अंदर ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को ये राइट है कि वो उनका करेक्टर रोल लिखे, एंट्री करें। ये सब इसके ऊपर कोई अमल ही नहीं हो रहा है। तो सही बात तो ये है, लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था हमारे भारत देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कायम तो है, कहीं वो मजबूत है, कहीं वो मजबूत नहीं। इस पूरी कड़ी में आपने बताया ग्राम प्रधान जो लाखों रुपए खर्च करके, बहुत अच्छे अच्छे पैसे खर्च करके, बहुत अच्छी अच्छी दावतें दे करके, लोग लुभावन वादे करके चुना जाता है, वो एक मासूम नजर आ रहा है इसमें। जो आपने पूरी बात बताई उसमें तो वो ये फैक्ट है। जबकि भ्रष्टाचार, क्या वो भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं होता? अब आप क्या वो भ्रष्टाचार का मुख्य व्यक्ति नहीं है? मजबूरी है उसकी। क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी? वो मजबूरी मैं बता रहा हूँ उसको, उसकी मजबूरी ये है, जो आप भ्रष्टाचार का हिस्सा तो नीचे से लेकर के ऊपर तक सब भ्रष्टाचार के हिस्सा है। प्रथम व्यक्ति है ना, वो हेड है, प्रथम व्यक्ति के ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं वो फंड रिलीज नहीं करते। अभी मैं आपको बताता हूं कि नया जो अभी ये 15वें वित्त आयोग का जो पैसा आया है, बहुत सी पंचायतों को तो मिल चुका, और बहुत सी पंचायतों को उलझा दिया कि तुम्हारा मूल बैंक जो है, उस मूल बैंक के अंदर आपका खाता नहीं खुला हुआ है, इसलिए आप जाइए पहले अपने मूल बैंक में खाता खुलवाइए। मूल बैंक में खाता भी खुलवा दिया। अब पैसे तो जिले के अंदर हैं, लेकिन पैसा डालने वाले जो अधिकारी हैं उसमें आनाकानी करते हैं, उसमें वो नहीं डालते। वो 15 दिन तक, जब तक उनका सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक वो उस पैसे को नहीं डालते। जब वो सेटलमेंट हो जाता है, गांव के अंदर आता है, इसी तरीके से मान लिया सुलभ शौचालय है, पंचायत घर है, और दूसरा तमाम पुरुष का है, इसी बारे में तो इन सारी चीजों को लेकर के प्रधानों के ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठा हुआ है, एक तलवार लिए बैठा हुआ है कि अगर इसे ऐसा नहीं करोगे तुम्हारी गर्दन नाप दी जाएगी, तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हें नाप दिया जाएगा। तो ये स्थिति इस तरीके की है। इसलिए पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मनोइच्छा, दृढ़ इच्छा के साथ इसे लागू करना चाहिए। अब तक किसी सरकार ने इसको उस तरीके से लागू नहीं किया। जी बलबीर जी, मैं थोड़ा सा भाई लोगों से मतलब सहमत नहीं हूँ। जो लोग पंचायतों में चुनाव लड़ते हैं, प्रधान से लेकर के और जिला पंचायत तक, जो मैंने अभी पहले जो मैंने बात कही थी कि पंचायतें चाहे ब्लॉक हो, गांव वाली हो या जिले वाली, वो कार्यदायी संस्थाओं के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ऐसे में बड़ी संख्या में कुछ लोग आते हैं। हमारे सामने कई सारी अच्छी पंचायतें हैं जहाँ लोग बड़े पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। वो लोग आए हैं सेवा करने के लिए, उनकी संख्या बहुत कम है। बड़ी संख्या में ये एक प्रकार का बिजनेस हो गया है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जो आपने कहा कि चुनाव में इतना मोटा पैसा खर्च करते हैं, एक बार बताइए पहले आप मुझे, क्या कोई वेतन आता है प्रधान का? वो अब शुरू हुआ है। तो लेकिन क्या है, ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो गया है जो वर्तमान वेतन भी नहीं है, नहीं अनुतोष है, इतना डालेंगे उतना निकालेंगे। नहीं, हाँ, वो मतलब वो उसको छोड़िए, वेतन नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो बड़ी कीमत, जो लाखों रुपए खर्च करके चुनाव लड़ रहा है, तो वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये हालात बन गए। बहुत कम लोग हैं पंचायतों में जो लोग सेवा के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में लोग इन्वेस्टमेंट किया है, उसको निकालना है, वो ये सोच कर आते हैं। अच्छा, जहाँ तक अभी जैसे भाई मेरे ने कहा है वो प्रशासनिक अमले की हावी होने की, तो मुझे याद आया कि स्वर्गीय रामकृष्ण हेगड़े जी ने कर्नाटक में मॉडल पंचायत राज व्यवस्था दी थी। उनको ये कहा गया कि जो जिला पंचायत का चेयरमैन है, तो जो मुख्य विकास अधिकारी है वो उसका सेक्रेटरी होगा, और मुख्य विकास अधिकारी IAS होता है। उसने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक हम उनके कमरे में नहीं जा सकते। प्रोटोकॉल कहता है कि मैं जिला पंचायत के चेयरमैन के कमरे में मैं नहीं जाऊँगा, उसे ही मेरे यहाँ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलिए मैं इन सबको राज्य मंत्री का दर्जा दे देता हूँ। तो उन्होंने वहाँ जिला पंचायत के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया ताकि वो सीडीओ फाइल लेकर के उनके कमरे में जा सके। तो इस तरह के क्रांतिकारी कदम उठाने की पूरे देश भर में जरूरत है, ताकि उसके हाथ में ताकि जनता का प्रतिनिधि वो एक नौकर से सर्वोच्च हो, ये स्थिति हो।
और अभी बहुत सारे परिवर्तन की ज़रूरत है। जैसे अभी लोग जी ने कहा एक गांव अपनी योजना खुद बनाए। मेरा तो बल्कि ये कहना है कि अगर हम कहीं अपना गांव का, अपनी ग्राम पंचायत का कार्यालय भी बना रहे हैं, उसका मॉडल लखनऊ नहीं भेजे, हम अपने गांव में ज़मीन ज़रूरत के हिसाब से हम उसको बनाएं, हम तय करें। अभी उल्टा हो रहा, अब उल्टा होता है, वो भेजते हैं बना करके नक्शा, इस नक्शे के हिसाब से बनाइए, जमीन मिले ना मिले, जमीन मिले ना मिले, आप इसके हिसाब से बनाइए। नहीं मिलेगा तो 20-20 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। हाँ, पैसा वापस हो जाएगा। अब जैसे अभी भेजा है, अभी एक तरफ कहा जाता है कि वो ये स्वच्छ गांव हो गया है, हर घर में अपना शौचालय है, इज्जत घर है। अच्छा, इज्जत। अब एक नया वो दिया गया है फंड कि प्रत्येक गांव पंचायत अपने यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाएगी, वो स्नानागार भी उसमें शामिल है। अच्छा। उसके लिए 5 से 8 लाख रुपए तक की धनराशि तय की गई है। तो इतनी बड़ी धनराशि का क्या हर गांव को जरूरत है? जिन गांव में, जो गांव सड़क किनारे हैं, वहाँ मतलब बस अड्डे हैं, छोटे मोटे बाजार हैं, वहाँ तो ये एक अच्छा लगता है। जो गांव दूर दूर दराज में हैं, जहाँ कोई इस तरह की सार्वजनिक काम नहीं होता, तो वहाँ वो यूजलेस होंगे और वो अंत बेकार होकर के वो ढह जाएंगे। मैं भाई साहब के बीच में बोलता हूँ, ये सच तो ये मजाक है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने गांव का आपको बताता हूँ। जैसे मेरे गांव में घुसते जहाँ टावर लगा है, वहाँ वो शौचालय आज की तारीख में बन रहे हैं। पहली चीज़, अगर आपने पूरा गांव शौचालय बनवा दिया पहले ही, तो इस सार्वजनिक शौचालय की जरूरत किस चीज़ के लिए बनी? चलो आपने बनाया, अब आप ये बताइए कि मैं गाँव के दक्षिण हिस्से में रहता हूँ, वो बना है बिल्कुल पूर्वी हिस्से में, तो क्या मैं वहाँ आऊँगा गाँव से 1.5 किलोमीटर चल के? वो पैसे का मिसयूज है। वो पैसा मतलब एक ही जगह पूरे गांव का बना दिया आपने। या तो आप गांव के 3-4 पॉइंट पे बनाते, चलो भाई बारात आई, जरूरत है, आदमी चले गए, लेकिन एक जगह पूरे गांव में एक जगह बनाया, पूरा गांव वहाँ आएगा लौट के। गंगों के अंदर सार्वजनिक शौचालय, आप जब डाक बंगला जो है, गेस्ट हाउस है, उससे बाहर जाते हैं, साथ उस स्टैंड पर एक सार्वजनिक शौचालय है। एक सार्वजनिक शौचालय पिंक टॉयलेट के नाम से बिजली घर में है। दोनों की व्यवस्था आप देख सकते हैं ना, वो खुले रहते हैं, ना वहाँ पर कोई व्यवस्था है, ना कोई उस व्यवस्था को संभालने वाला, देख रेख करने वाला है। अब दूसरी चीज भाई आप देखिए, ये व्यवस्था की है सरकार ने। अभी जो घोषणा, अभी योगी जी ने 2-3 दिन पहले घोषणा की है कि उनमें महिला कर्मचारी रखी जाएंगी जिनका वेतन 6,000 रुपये महीना होगा। अच्छा, व्यवस्था हो गई है, ये व्यवस्था दी है। लेकिन ये जहाँ जरूरत है ना, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, किस चीज के लिए व्यवस्था की है? पिंक टॉयलेट के लिए? नहीं, जो भी वो सार्वजनिक शौचालय की देख रेख जो है वो महिलाएं करेंगी, उनको 6,000 रुपये वेतन मिलेगा। अब देखिए, जैसे कि अगर आप देखें, बीराखेड़ी है हमारे पड़ोस में गांव, वहाँ जहाँ स्कूल है, स्कूल की बैक में अगर बनाया जाए तो उसका लाभ है। क्या लाभ है कि बाहर बाजार है, वहाँ सवारियाँ, महिलाएं वो बसों का, सवारियों का करते हैं इंतजार, वो उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। फतेहपुर गांव में कहीं अगर बनाया जाए, वो वहाँ उसका इस्तेमाल है, क्योंकि वहाँ बाजार है, वहाँ लोग आकर के, दूसरे गांव के लोग आकर के बसों में बैठते हैं, तो वहाँ तो उसका वो है, वो उपयोग है। लेकिन सलादपुरा में क्या उपयोग है? अगर वहाँ भी बनाना है तो फिर वो वहाँ बने जहाँ के वो छोटा सा बाजार है, तो फिर वो मतलब होना चाहिए। तो ये सब मतलब अव्यवहारिक है, यानी कि जमीनी मतलब चीज़ें शामिल, जमीनी जरूरतें शामिल नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब इतने लार्ज स्केल पर आपने घर घर में शौचालय बनवा दिए, कोई घर आप कहते हैं कि साहब हमने घर में कोई छोड़ा ही नहीं जहाँ पर शौचालय नहीं बनाया, सर्टिफिकेट दिया गया, आपको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया गया है, सबको इज्जत घर प्रदान कर दी गई। और वो इज्जत घर की क्या इस्तेमाल हो रहा है, कोई कार्यदायी संस्था ये देखने के लिए तैयार नहीं है कि वो व्यक्ति अपने घर की भी शौचालय में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ये जो फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, हम इसके कतई पूरी तरीके से इसको वेस्टेज मानते हैं। ये खत्म है। शौचालय को लेकर शौचालय का जहाँ तक 100 रुपये, ये जो आपने सुलभ शौचालय की बात अब कर दी है, अगर ये इतना पैसा आप नौजवानों के रोजगार पर लगा देते, ये इतना पैसा आप शिक्षा पर खर्च कर देते, शिक्षा का बजट बढ़ा देते, आप इतने पैसे से और दिगर दूसरे विकास की बात कर देते। आज भी बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों पर नहीं चला जा सकता, गांव से गांव जोड़ने के रास्तों में अब भी ऐसी सड़कें पड़ी हुई हैं जिन सड़कों के ऊपर आप बरसात के दिनों में मोटरसाइकिल या साइकिल या पैदल भी नहीं निकल सकते हैं। आज भी ऐसे रास्ते पड़े हुए हैं, आप उन पर खर्च कर देते हैं। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, उसके लिए अलग से बजट आते हैं, जहाँ नहीं, उस बजट को बढ़ा दो,
नहीं, यहाँ पे आप सार्वजनिक शौचालय की जो बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमने देखा है। दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर है, दिल्ली ये एक गांव जो राज्य भी तो है ना। एक मिनट सुन मेरी बात। राज्य- अच्छा राज्य ऐसा तो- ऐसा है, वो राज्य सफाई, वो राज्य की सीमाएं, वो एक शहर के अंदर है, उसमें देहात नहीं जुड़ा हुआ, उसमें 15-15 किलोमीटर के फासले पर गांव नहीं है। जब शौचालय कैसे शौचालय होते हैं सबको पता है ना। हालांकि अब उसका नया सिस्टम आया है, वो बायो टॉयलेट बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। तो क्या है, अगर ये गांव में हमारे यहाँ शौचालय बना है तो क्या है बायो टॉयलेट नहीं बन सकता था, मूविंग पहियों पे चलने वाला, शायद इसी लागत बन जाता। अच्छा आज यहाँ पर खड़ा होगा, जहाँ जरूरत है, सपोज करो गांव के दक्षिण में कोई बारात है, वहाँ जरूरत है ज्यादा लोगों के लिए तो वहाँ चला जाए, ठीक है। आज इधर बारात है तो वहाँ चला जाए। एक जगह आपने 10-15 लाख रुपए खर्च कर दिए और वो कुछ दिन बाद बेकार हो जाने वाला है। बायो टॉयलेट साफ सुथरा भी रहता है, उसके ऊपर एक अटेंडेंट भी होगा, तो क्या ऐसा नहीं लगाया जा सकता था? ये कब होता? जब आप प्लान योजना बनाने का अधिकार गांव को देते हैं, तो गांव में पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो कोई ऐसा रास्ता निकालते, बताते आपको। ये बहुत अच्छा सुझाव है। समापन की ओर आते हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे। इतनी देर से बात चल रही थी, स्थानीय स्वशासन की बात चल रही थी, पंचायती राज व्यवस्था की बात चल रही थी, महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुआ, रिजर्वेशन मिला चुनाव लड़ने का, महिलाएं प्रधान तो बन जाती है, लेकिन जो सत्ता की बागडोर है, जो स्थानीय स्वशासन की बागडोर है, वो उसके भाई, बेटे या पति या किसी रिश्तेदार के हाथ में रहती है। इसमें सुधार की ये समस्या प्रशासनिक भी नहीं है, एक सामाजिक समस्या है, जो कि हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण मैं बता रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण इसमें एक अलग चीज रही। हमारे यहाँ जो पूरा समाज है वो मैन ओरिएंटेड समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। इसमें आप कहाँ तक बदलाव लाओगे? अगर वो महिला अपने अधिकार पर जाएगी तो घर में टूटन शुरू हो जाएगी। भाई सोचो, नहीं, माहौल तो तैयार किया जा सकता है। माहौल ऐसा नहीं है। हाँ हो सकता है। हमारे यहाँ टॉयलेट बनाने के लिए कि जब हम प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं तो उनका चुनाव सांसद मिलकर करते हैं, हम पीएम चुनते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनाव भी ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम चुनते हैं अपने ग्राम प्रधान को तो वह सीधे डायरेक्ट चुनाव होता है। तो या तो आप प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव कर लीजिए, या फिर प्रधान का भी उसके पहले मेंबर के जरिए चुनाव होने दीजिए। ये कौन सा तरीका? अब इसमें समस्या कहाँ आती है कि गाँव का चुनाव प्रधान का रिजर्वेशन के आधार पर होगा, चक्रीय सिस्टम है आरक्षण का, मेंबर्स का भी होगा। ऐसे आपका शायद बीडीओ का भी शायद मेरे ख्याल जैसे होता है, प्रमुख का भी। प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं? बीडीसी सदस्य जो है, सदस्य। केवल प्रधान का ही सीधे चुनाव होता है, क्यों भाई? मैं उसका एक कारण है। हम तो दूसरी मांग करते हैं कि चाहे ब्लॉक प्रमुख हो और या जिला पंचायत हो, इन तीनों चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए। इससे भ्रष्टाचार कम होगा। ये जो मेंबरों की खरीदो फरोख्त होती है, आप बहुत अच्छी तरीके से पता है आपको लोकेश जी, जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है तो एक एक बीडीसी वो अपना काम नहीं जानता कि मेरा काम क्या है ब्लॉक के अंदर। एक एक बीडीसी कितने कितने में खरीद करके उसको बनाया जाता है। इसलिए हम दूसरी बात क्या हम कह विधायक भी खरीदे हम जाते कह हैं। यहाँ तो विधायक भी विधायक भी खरीदे जाते हैं। हम जाती जाती है। ये बहस पार्टी का बंधन ये है। बहस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की है। यहाँ नहीं है बंधन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर बहस है ये कि जिला, ब्लॉक और ग्राम, यही सपना था कि इस त्रिस्तरीय पंचायत को हम कितना मजबूत बना सके। अगर इसमें से भ्रष्टाचार लैस करना, भ्रष्टाचार खत्म करना है, इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है। हमारी मांग है ये, हम इस बात को कहते हैं, बार बार कहते रहे हैं। इसमें संशोधन होना चाहिए। जिस तरह प्रधान का डायरेक्ट चुनाव होता है, इसी तरीके से डायरेक्ट चुनाव जिला पंचायत, उसका क्या नाम, ब्लॉक प्रमुख का होना चाहिए। इसी तरीके से डायरेक्ट चुनाव जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का होना चाहिए। ये जो मेंबरों की खरीदो फरोख्त है, ये जो पैसे का लेन देन है, ये जो मारामारी है, ये बंद होनी चाहिए। मैं इनकी बात से भाई मुजाहिद जी की सहमत हूँ, लेकिन इसमें एक सुझाव और मैं जोड़ना चाहता हूँ। उप प्रधान, उप प्रमुख और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के जो पद समाप्त किए गए हैं, ये बहाल होनी चाहिए। वो गलत है, वो बहाल होने चाहिए। उससे भी थोड़ा सा सत्ता का काम करने का संतुलन बनता है। और दूसरा एक और भी हमारा वो है सुझाव है कि जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं, इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो थोड़ा बड़ा बना जाए। ये एक गांव में 3-3 है ना, वो इतनों की ज़रूरत नहीं है इतनी भीड़ की। ज़्यादा जैसा हमारा गंगो ब्लॉक है ना, तो उसमें से 25-30 लोग चुन कर के आए, वो इतने लोगों की मीटिंग भी हो सकेगी, सुझाव भी देंगे, कोई बात भी होगी।
बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। धन्यवाद। पूरी डिबेट में हमारे साथ मौजूद रहे अफजल साहब। अफजल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक सेकंड। पूरी इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद रहे, शांत रहे भाई अफजल। चौधरी अफजल जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी डिबेट को आपने सुना, आप भी ग्रामीण स्तर से आते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? बातें सभी अच्छी निकल के आई। हम चाहते हैं कि इन बातों में सभी में सुधार होना चाहिए। और एक जो बात आई थी कि विधायक निधि अलग है, सांसद निधि अलग है, तो ये सारी निधि जो है डायरेक्ट ग्राम निधि बननी चाहिए एक, ताकि बड़ा बजट हो और उससे ज़्यादा काम हो गाँव में। अच्छा, बजट बढ़ जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा काम किया जाते हैं, उनके जो पक्ष के काम उनके जो चाहने वाले गाँव हैं, विधायक सांसद क्या करेगा? उनका एक अपना कानून बनाने का काम है और बहुत सारे काम है। तो वो तो उनके फंड खत्म हो जाने हाँ चाहिए। हाँ। उसमें क्या होता है, मान लो एक विधायक है, उसके जिस गांव में जानने वाले वो वहां पे अपना फंड लगा देगा। बहुत से गांव ऐसा है कि खाली रह जाएगा, उसमें कुछ काम ही नहीं हो पाने का। पक्षपात करते हैं। हाँ पक्षपात करते हैं। इसलिए गाँव का ही फंड होना चाहिए और वो गाँव के लोग ही एक साथ बैठ के उसको निर्धारित करें कि वो कहाँ कहाँ लगना चाहिए। धन्यवाद अफजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।